नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पंचायतों में निर्वाचन से संबंधित। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को मैंने काफ़ी मेहनत से तैयार किया है। इसमें जो कंटेंट है ये आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा और वैल्यू एडेड चीज़ें मिलेंगी। इसके पहले जो मैंने पेड बैच में कंटेंट दे रखा है वो भी साइड में लगाया गया है, लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ पर प्रश्न आपकी परीक्षा में घुमा के पूछ सकता है, उसको मैंने यहाँ पे शामिल करने की कोशिश की है। तो आपको कंप्लीट कंटेंट पढ़ना चाहिए, आपको जो पेड कंटेंट दिया गया है वो भी पढ़ना चाहिए, और यहाँ पर जो मैं वैल्यू एडेड चीज़ें आपको दे रहा हूँ आपकी परीक्षा के लिए, वो भी आपको देखना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका को पढ़ा है। इसके पहले का वीडियो है। यूपी यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ का जो प्लेलिस्ट है पंचायती राज संबंधित, इसको बनाया गया है। आप सभी लोग प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, वहां पर सीक्वेंस से कंटेंट को लगाया गया है, उनको आप पढ़ते चलें। ठीक है। बैच से जुड़ने के लिए आपको जो डिटेल्स हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दिया गया है। एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट कंटेंट विद वीडियो सारी चीज़ें आपको बैच में दी जा रही हैं। ठीक है। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग पंचायतों में निर्वाचन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको देखेंगे। ठीक है। देखिए, निर्वाचन आयोग के बारे में हमने पढ़ा। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद में हुआ। इसका जो उल्लेख है ये भाग 9 में आपका जो अनुच्छेद 243 के है, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करते हैं पिछले क्लास का, इसके बाद में हम आज के क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज की क्लास जो है वो पिछले क्लास से ही कहीं ना कहीं संबंधित है। ठीक है। तो देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है ये 1992 में जो आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको 1993 में इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसके भाग 9 में पंचायत चुनाव के बारे में डिटेल में मेंशन किया है, जिसके भाग 9 का में नगर निकाय चुनाव के बारे में बताया गया है। ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, 73वां संविधान संशोधन भाग 9, जिसमें पंचायत शीर्षक के नाम से आपका जो पंचायत चुनाव है, जिसमें आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों पंचायत आता है, उसको आपको भाग 9 का में कवर किया गया है। और जो आपका 9 भाग 9 में कवर किया गया है, और जो आपका नगर निकाय का चुनाव है उसको आपको भाग 9 का में कवर किया गया है। तो इन दोनों में अंतर आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। भाग 9 में आपके कई सारे अनुच्छेद दिए हैं, आर्टिकल दिए हैं, जिसमें आपका अनुच्छेद 243 जिसमें परिभाषा मेंशन है, यहां से लेके आपका 243 ओ तक अनुच्छेद है। मतलब 243 ए 243 बी करके 243 ओ तक के अनुच्छेद भाग 9 में आपको मिलते हैं, जिसमें 243 के जो अनुच्छेद है इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में चीजें मेंशन की गई हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें भाग 9 का में, ये जो ओ पे खत्म हुआ था, इसी को कंटिन्यू करते हुए पी से स्टार्ट किया गया है भाग 9 का में, और इसको पी जेड तक ले जाया गया है। ठीक है। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जेड जेड तक ले गया गया है, और इसके बाद में फिर 243 जेड ए जेड बी जेड सी ऐसे कंटिन्यू किया गया है। ठीक है। तो जो 243 जेड ए है इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय के चुनाव को 243 जेड ए के माध्यम से संपादित करेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझते चलना है ताकि आप परीक्षा में कंफ्यूज ना हो। ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी रैंडमली उठा के पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में जो निहित धाराएं हैं, जो आपको पंचायतों में निर्वाचन से संबंधित जानकारी देती हैं, उसको हम देखेंगे। प्लस जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, जो कि 1994 में नया जो संशोधन हुआ है, आपको पता होगा कि 1947 वाले संविधान जो आपका चुनाव जो अधिनियम है, इसको संशोधित करके जब आपका 93 और 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, फिर उसको देखते हुए फिर आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया। ठीक है। तो 1994 में जो जो पंचायत से रिलेटेड चुनाव संबंधी प्रावधान है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप लोग अच्छे से सीक्वेंस में पढ़ते चलें। तो पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में जो धारा 9 में लिखा गया है। धारा 9 में क्या लिखा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रादेशिक चुनाव के लिए नामावली राज्य निर्वाचन आयोग के संरक्षण और अतिरक्षण में तैयार किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है और ये महत्वपूर्ण धारा है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें कि धारा 9 में
1947 की धारा 9 में लिखा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रादेशिक चुनाव के लिए, ये भी आप ध्यान रखना कि ये प्रादेशिक चुनाव के लिए, ये प्रादेशिक महत्वपूर्ण लाइन है। मैं आपको उसको बताऊंगा क्यों, क्योंकि मैंने कई जगह पर पढ़ा है। तो यहाँ पे ये लाइन, ये जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है। क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रादेशिक चुनाव के लिए नामावली राज्य निर्वाचन आयोग के संरक्षण और अधिरक्षण में तैयार किया जाएगा। धारा 9 में 1947 में ये मेंशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में क्या क्या संशोधन करके जो निर्वाचन नामावली है या निर्वाचन प्रोसेस है उसमें क्या कुछ चेंज किया गया है। तो इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया है, लेकिन जो जो चेंजेस हैं उसको हमने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है। तो 94 को पढ़ने से पहले जो आपका पेड क्लास है जिसमें मैंने आपको पीडीएफ दे रखा है, उसका थोड़ा सा यहाँ पे हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि दोनों चीजों को आप मिला के जब पढ़ेंगे तो आपका जो निर्वाचन संबंधी टॉपिक है ये एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, इसको पढ़ने के लिए आप लोग पुराना वीडियो देख लीजिए, वहां पे हमने कंप्लीट इसको कवर कर रखा है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में, तो ये भी ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर किया गया है। आप इसमें आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो मनोज कुमार हैं ये अभी के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और जो आयुक्त का कार्यकाल है ये 6 वर्ष है या उसके 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल है ये 68 ईयर है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल है ये 68 वर्ष है या फिर 6 वर्ष है। इसमें से जो भी प्रोसेस होता है, जो भी कंप्लीट होता है, उस बेसिस पर फिर अगला चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, जो 1947 की प्रमुख धाराएं हैं इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो 1947 की प्रमुख धारा है इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद में फिर हम 1994 पे आएंगे। इसमें जो कुछ अलग है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं कि 1947 में जो प्रमुख धाराएं हैं निर्वाचन संबंधित, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि धारा 9 जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इस धारा को आप लोग याद रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली ये किसके अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में तैयार होगी, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधिरक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में तैयार होगी। ठीक है, ध्यान रखना कि ये ग्राम पंचायत की बात हो रहा है। इसका जो निर्वाचन नामावली है ये राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से तय होगा। धारा 9(3) में ये लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने उसे वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण कर ली है, ये भी आप ध्यान रखना, ये प्रश्न यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल लाइन है ये। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना कि किसी भी वर्ष, जो भी वर्ष चल रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को अगर उसने 18 वर्ष पूरा कर लिया है, देन निर्वाचन नामावली में उसका नाम आएगा। तो ये लाइन याद रखना कि किसी भी वर्ष जिसमें उसको निर्वाचन नामावली में अपना नाम मेंशन करना है, उस वर्ष, जैसे 2023 में मार्च महीने में आपको निर्वाचन नामावली में अपना नाम मेंशन करना है, तो 2023 के जनवरी में आप 18 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए आपके, देन आपका निर्वाचन नामावली में नाम अंकित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात ये कह रहा है। तो ये जनवरी माह महत्वपूर्ण है निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए। उस वर्ष, उस पर्टिकुलर वर्ष में जनवरी माह में आपका 18 वर्ष पूरा होना चाहिए, ये लिखा गया है धारा 9(3) में। ठीक है, धारा 9(4) की अगर हम बात करें तो इसमें जो रजिस्ट्रीकरण हेतु अनर्हता है, मतलब आप अगर ये चीज फुलफिल नहीं करते हो तो आपका नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं होगा निर्वाचन नामावली में। वो ये है कि अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो आपका चुनाव लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अगर आप विकृत चिन्ह है, मतलब कहीं ना कहीं आप डैमेज है मानसिक रूप से, तो भी यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर अन्य जो वहां पे अधिकारी नियुक्त हैं उनके लिए, उनके माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप परामर्श के माध्यम से या उनका मतलब आदेश लेके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नामावली में आपका नाम दर्ज नहीं होगा। तीसरा है पॉइंट, भ्रष्ट आचरण का दोषी अगर पाया जाता है तो भी यहाँ पे नामावचन नामावली में उसका नाम दर्ज नहीं होगा। धारा 9(का) में अगर हम बात करते हैं कि 9(का) में क्या लिखा है, ये देखिए धारा, ये जो 9 है इसमें अभी मैंने पॉइंट्स की बात की। ठीक है, अभी ये 9(का) की बात कर रहा है। तो धारा 9(का) में लिखा गया है कि मत देने का अधिकार
किसी पद पर निर्वाचन तथा नाम निर्देशन नियुक्त का प्रमाण पत्र यदि वह 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो। जिसे कहने का मतलब है, अगर कोई सदस्य है, जैसे प्रधान है, सदस्य है, इनको अगर निर्वाचन नामावली में अपना नाम दर्ज कराना है कि हमको चुनाव लड़ना है, तो उस टाइम पे उनकी जो एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए। वो चीज यहाँ पे लिखा गया है। धारा 11 खा 2 में ये लिखा गया है, तो 2 इंपॉर्टेंट नहीं, ये पॉइंट्स होते हैं। धारा 11 खा आपको याद रखना है। इसमें यह लिखा है कि यदि किसी ग्राम पंचायत के आम चुनाव में प्रधान निर्वाचित नहीं होता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों में से 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो राज्य सरकार प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त कर सकती है। अगर ये दोनों चीजें फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो राज्य सरकार जो है वो प्रशासनिक समिति या प्रशासक वहां पर नियुक्त कर सकती है। ठीक है, लेकिन ध्यान दिया जाए कि ये जो गैप होगा जिसमें कोई प्रधान नहीं चुना गया है या 2/3 से कम सदस्य हैं, वो गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं होगा। 6 मंथ के बाद में आपका चुनाव होगा पुनः। ठीक है, और उसको फुलफिल, उस पद को फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये 6 मंथ के लिए वहां पे प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। ये चीज धारा 11 खा में लिखा गया है। अगर हम बात करें धारा 12(3) की, तो इसमें लिखा गया है कि ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है ये प्रथम बैठक की दिनांक से 5 वर्ष चलेगा। जब चुनाव हो गया, ठीक है, अध्यक्ष बन गया, मतलब प्रधान बन गया, सदस्य वगैरह नियुक्त हो गए, तो जो प्रथम बैठक होगी उसके टाइम से आपका चुनाव जो 5 वर्ष का कार्यकाल है इसको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज लिखा गया है धारा 12(3) में। ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन कार्यकाल की समाप्ति है, ये ग्राम पंचायत के निर्वाचन कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व होगा। विघटन की अवधि के 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा। ये जो मैंने ऊपर बताया आपको, ये लिखा हुआ है। अगर कोई पंचायत विघटित हुई है तो नई पंचायत केवल शेष बची समय तक कोई नई पंचायत केवल शेष बची समय तक की अवधि के लिए रहेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर 2 साल में कोई ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है, तो 2 साल ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो जो नेक्स्ट ग्राम पंचायत का प्रधान होगा या जो टेन्योर होगा, ठीक है, वो जो लिमिटेड समय होता है, जैसे 2 साल बीत गया है तो 3 साल के लिए फिर वो ग्राम पंचायत का कार्यकाल चलेगा। ठीक है, ये चीज लिखा गया है। तो इसके बाद में अगर हम देखें 12 का में, इसमें निर्वाचन की रीति से संबंधित चीजें लिखी गई हैं। इसकी ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने पेड क्लास में आपको बता रखी हैं। ये प्रमुख धाराएं हैं, इनको आपको याद करना चाहिए। ठीक है, इसके इसको आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी पे इसको लिख सकते हैं। आज की जो क्लास है इसमें जो नई चीजें हैं इसको हम लोग जो मेंशन करने वाले हैं, वो चीज मैं आपको बताता हूँ, वो चीज आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994, ये क्या है? ये संशोधित निर्वाचन नामावली जो 1947 है, उसमें कुछ संशोधन किया गया 73वें और 74वें संविधान के आने के बाद में, और उसको संशोधित करके 1994 में, मतलब 1994 में जो उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम है, जिसमें जो निर्वाचन से संबंधित अध्याय है उसको मैंने यहाँ पे लिया है। अच्छा, ये जो संशोधन है ये किस आधार पे किया गया है, ये भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। देखिए, प्रश्न बन सकता है कि 1994 का जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का संशोधन है ये किस धारा के अंतर्गत हुआ है, तो ये धारा 110 के अंतर्गत हुआ। ठीक है, जो 1947 की धारा 110 है, इसमें जो संशोधन की पावर है, जो आपको अधिकार दिया गया है, इसके माध्यम से संशोधन करके 1994 को बनाया गया है। और ये जो धारा 110 है ये किस अध्याय में है, तो ये आपका अध्याय 9 में है, जिसमें हम लोग नियम, उपविधियां और निरसन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि 1994 जो अधिनियम है ये धारा 110 के तहत संशोधित होकर आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 में किस अध्याय में निर्वाचन संबंधी प्रावधान लिखे गए हैं, तो ये अध्याय 2 और अध्याय 3 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान लिखे गए हैं। ये 1994 की बात हो रही है, 47 की बात नहीं हो रही है। 94 में अध्याय 2 और 3 टोटल निर्वाचन संबंधित प्रावधान के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो आपका अध्याय 2 है इसमें निर्वाचन संबंधित जानकारी दी गई है, और जो अध्याय 3 है ये प्रधान और उप प्रधान के निर्वाचन से संबंधित जानकारी आपको देता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राज्य में 2 तरह के निर्वाचन अधिकारी होते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से नियुक्त किया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है,
उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत। इसका उल्लेख ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 से मैंने लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे रिसर्च करते समय काफ़ी इसमें टाइम लगा कि इसको मैं कैसे दोनों में डिफरेंस मतलब निकाल सकूं। तो मुझे फाइनली ये पता चला कि जो उत्तर प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो पंचायत से रिलेटेड चुनाव को कराता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से तय किया जाता है, ठीक है। और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो विधानमंडल के चुनाव को देखता है वो भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। ये चीज अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है ये ऊपर वाला, ये राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसके बारे में लिखा गया है। नीचे का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का डेटा है ये भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से नियुक्त किए गए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में बातचीत हो रहा है। तो दोनों में आप अंतर समझते चलें, ठीक है। अब देखिए जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो कि राज्य सरकार के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, किसके परामर्श पर? राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। ये आप याद रखें कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो कि पंचायत से संबंधित चुनाव को देखता है ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। जो भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है ये भी राज्यपाल के परामर्श पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श पर, ठीक है। तो ये जो 1994 का अधिनियम का स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं इसको मैंने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, हैंड रिटन राइटिंग के माध्यम से लिख रखा है। इसमें लिखा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत, ये जो पंचायत लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रहा है। इसकी जो नियुक्ति होगी ये राज्य सरकार के माध्यम से होगी और राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए ये काम करेगा। इसका जो काम होगा ये निर्वाचन नामावली तैयार करना होगा ग्राम पंचायत के लिए। इसके बाद में जो दूसरा काम होगा ये निर्वाचन संचालन के सभी कार्य को देखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसको देखते हैं। अभी के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो विधानमंडल के चुनाव को देखेगा वो श्री नवदीप सिंह रिड़वा है, ठीक है। अब ये विधानमंडल लोकसभा के चुनाव को उत्तर प्रदेश में देखेगा, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो ऊपर का लेवल हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल का चुनाव होता है, विधानसभा, ठीक है, लोकसभा, इन सारे की देख रेख जो है ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेगा, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में श्री नवदीप रिड़वा है। ये आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और करंट डेटा है। अभी जो लोकसभा का चुनाव आएगा ये श्री नवदीप सिंह रिड़वा के अंदर में रह के ये चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है ये कौन होता है। तो इसके बारे में मैंने बहुत खोजा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत से रिलेटेड मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम क्या है, तो ये मुझे कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि जो डीएम होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, यही मुख्य निर्वाचन अधिकारी का काम करते हैं जो कि पंचायत से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश पंचायत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। श्रावस्ती की वेबसाइट पर मैं गया तो वहां पर मुझे देखने को मिला कि जो आई थिंक कृतिका मैम नाम था उनका, जो डीएम है वहां पे अभी के लिए श्रावस्ती में, तो वही मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हैं पंचायत की और वही डीएम भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत से रिलेटेड मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है, क्योंकि इसके बारे में मुझे डेटा नहीं मिला। लेकिन हाँ, जो विधानमंडल के चुनाव को देखेगा उत्तर प्रदेश में उसका डेटा मुझे मिला, ये भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो कि उत्तर प्रदेश में नियुक्त किया जाता है भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। और अभी के लिए ये कौन है? ये नवदीप सिंह रिड़वा है, ठीक है। अब जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप और ले लीजिए, यहां पे प्रश्न बन सकता है। इसमें एक सेकंड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये धारा आप लोग याद रखेंगे। देखिए अभी जो ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी है जो कि भारत निर्वाचन आयोग के अंडर में काम करेगा, ये लोकसभा, विधानसभा और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद से संबंधित जितने भी चुनाव होते हैं ये करवाता है। और ये भारत चुनाव आयोग के द्वारा परिभाषित आचार संहिता की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बस इतना याद रखना है। कुछ धाराएं थी 1951 की धारा 20 के तहत परिभाषित किया गया है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे और बन सकता है कि जिलाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आप सभी को पता होगा, ये मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आसान
प्रश्न के अंतर्गत ये प्रश्न पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, तो ये जिला मुख्यमंत्री के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इनके नाम क्या है। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है ताकि आप दोबारा भूले ना। तो मैंने आपको बताया था कि भारत निर्वाचन आयोग जो है ये 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक चीफ होते हैं और 2 क्या होते हैं, उनके असिस्टेंट के लिए या उनकी अनुपस्थिति में काम करते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ऑफ इंडिया अगर हम बात करते हैं तो ये राजीव कुमार है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव निर्वाचन आयोग के जो चीफ हैं जिनका नाम है राजीव कुमार, और इलेक्शन कमिश्नर जो 2 सदस्य और हैं, इनका नाम अनूप चंद्रा पांडे है और अरुण गोयल है। तो ये तीनों नाम भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 3 सदस्यीय संस्था है। तो यहाँ पर जो है 3 नाम यहाँ पे दिए गए हैं और ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे चीफ वाला जो नाम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, नाम है राजीव कुमार, ठीक है। और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है इनका नाम अनूप चंद्रा पांडे है और तीसरे वाले का नाम जो है ये अरुण गोयल है। इसी तरह से अगर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो ये आपको पता होगा कि ये 1 सदस्यीय आयोग है और यहाँ पे जो अपने उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो इनका नाम मनोज कुमार है, ठीक है। तो ये पंचायती एंड लोकल बॉडीज उत्तर प्रदेश के जो कमिश्नर हैं इनका नाम क्या है, मनोज कुमार है, ये आप याद रखेंगे। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है, करंट डेटा है, आप लोग अब मत भूलना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि निर्वाचन अधिकारी कौन होता है। देखिए, एक होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, एक होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत के लिए, जो अक्सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है, मैंने आपको ऊपर बताया। एक होता है निर्वाचन अधिकारी, ये मुख्य नहीं होता है, ये इसकी जो नियुक्ति होता है ये जिलाधिकारी के द्वारा होता है। जो निर्वाचन अधिकारी होता है इसकी नियुक्ति जिलाधिकारी के द्वारा होता है और ये निर्वाचन रिलेटेड जो अधिनियम होते हैं उसको कार्यान्वित करने में हेल्प करता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो जिलाधिकारी करता है, ये आप याद रखेंगे। निर्वाचन के अंतर्गत ये प्रश्न बन सकता है कि निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये जिलाधिकारी के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। और अगर ये पूछ ले कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत की नियुक्ति कौन करता है, तो ये कौन करेगा, ये मुख्यमंत्री करेगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। किसके परामर्श पर, राज्य निर्वाचन आयोग के देखरेख में, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद में भी एक निर्वाचन अधिकारी होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि सहायक निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। ये निर्वाचन अधिकारी की हेल्प के लिए होता है, ये निर्वाचन अधिकारी की हेल्प के लिए होता है, ठीक है। ये 3 तरह के निर्वाचन अधिकारी हैं, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत, एक निर्वाचन अधिकारी जिसकी नियुक्ति जिलाधिकारी के माध्यम से होगा, एक सहायक निर्वाचन अधिकारी जो इस निर्वाचन अधिकारी की हेल्प करेगा, और एक जो भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से नियुक्त होगा वो भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, लेकिन वो विधानमंडल से रिलेटेड चुनाव को कराने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम आते हैं चुनाव प्रोसेस पे, चुनाव में क्या क्या होता है। तो चुनाव में एक मतदान अध्यक्ष होता है, आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा। तो मतदान अध्यक्ष जो होता है, ये भी प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि मतदान अध्यक्ष जो होता है इसकी नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है। तो मतदान की आयोग जो नियुक्ति है ये निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से तय की जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी नहीं। आपकी परीक्षा में ऑप्शन दे देगा कि मतदान आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की जाती है। पहला ऑप्शन दे देगा निर्वाचन अधिकारी, सेकंड ऑप्शन दे देगा जिलाधिकारी, तीसरा ऑप्शन दे देगा सहायक निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो निर्वाचन अधिकारी होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से तय की जाती है। और ये जो मतदान अध्यक्ष होते हैं ना, ये होते कौन है एक्चुअल में, इनको भी समझ लीजिए। तो ये पीठासीन अधिकारी होते हैं, मतदान अध्यक्ष को ही हम पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। आपकी परीक्षा में दोनों लिख के आ सकता है, या तो पीठासीन अधिकारी लिख के आ जाएगा या फिर मतदान अध्यक्ष लिख के आ जाएगा, तो दोनों एक ही है, ठीक है। और ये कौन होते हैं, आपने देखा होगा जो ड्यूटी लगती है, जो सरकारी स्कूल में या मिडिल स्कूल में जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, इनकी जो ड्यूटी लगती है ना, इन्हीं में से किसी एक को मतदान अध्यक्ष बनाया जाता है। जो सीनियर होता है, ठीक है, उन्हीं को मतदान अध्यक्ष बनाया जाता है। ये बेसिकली अध्यापक वगैरह होते हैं या अधिकारी कोई होते हैं। किसी भी अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मतदान अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इनका जो मेन काम होता है ये है मतदान स्थल पर व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है मतदान अधिकारी। तो मतदान अधिकारी ये जो है ये मतदान अध्यक्ष की सहायता के लिए होते हैं। इनको हम पोलिंग अफसर बोलते हैं। आपने देखा होगा पोलिंग अफसर जो बाहर निकल के चीजों को देखरेख करते हैं, वहां पे जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसकी, जहां पे चुनाव हो रहा होता है, तो इनको पोलिंग अफसर बोलते हैं या फिर मतदान अधिकारी बोलते हैं। और इनकी नियुक्ति भी निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से तय की जाती है, ठीक है।
अब ये जो प्रतीक होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो गांव में चुनाव होता है, किसी का हाथी है, किसी का घोड़ा है, किसी का चलनी है, किसी का छलनी है, साइकिल है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कई सारे प्रतीक वहां पे बनाए जाते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन को, ठीक है। मतलब जो भी वहां पे चुनाव लड़ रहा होता है उनके उनको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो प्रतीक होते हैं। ये प्रतीक कौन निकालता है, मतलब प्रतीक के लिए जिम्मेदार कौन है, प्रतीक कौन बनाता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से ये प्रतीक बनाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो प्रतीकों की सूची है ये किसके द्वारा निकाली जाती है, ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निकाली जाती है। आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि प्रतीकों की सूची, निर्वाचन के लिए प्रतीकों की सूची किनके माध्यम से तय की जाती है या निकाली जाती है, जिलाधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या फिर कोई और एक ऑप्शन देगा राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपका राइट आंसर होगा वहां पे राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसके बाद में अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेता है, ठीक है, जैसे सभी लोगों ने फॉर्म फिल किया, सभी लोगों को निर्वाचन में अपना चुनाव लड़ना है, लेकिन बीच में से ही कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा उम्मीदवार है जो अपना नाम वापस लेना चाहता है, तो ऐसे नाम वापस लेने वाले केस की देखरेख जो है ये निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से तय किया जाएगा। बेसिकली अगर कहा जाए तो निर्वाचन अधिकारी ही यहाँ पे मेन हो जाता है, जो कि जिलाधिकारी के द्वारा नियुक्त किया होता है, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। इसके बाद में अगर कोई चुनाव हो रहा है और निर्वाचन लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उसमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, जैसे निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचक उम्मीदवार का नाम नियुक्त कर दिया गया है, चुनाव लगभग मोड़ पे ही है, होने वाला है, ठीक है, ऐसे केस में कोई एक उम्मीदवार की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो निर्वाचन अधिकारी होगा ये पूरा निर्वाचन प्रक्रिया ही रद्द कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जो उम्मीदवार है उसकी डेथ हो गई तो उसको हटा के बाकी अन्य जो उम्मीदवार हैं उनको लेके चुनाव हम करा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो परीक्षा में ये प्रश्न बन सकता है कि इन केस अगर किसी उम्मीदवार की डेथ हो जाती है तो ग्राम पंचायत का क्या होगा, ठीक है, एकदम से रद्द कर दिया जाएगा, एकदम से रद्द नहीं किया जाएगा, या कुछ और कंडीशन लगा के वो ऑप्शन दे सकता है। तो ऐसे केस में ये होगा कि पूरा का पूरा चुनाव जो है वो जो ग्राम पंचायत का चुनाव है वो निरस्त कर दिया जाएगा और पुनः उम्मीदवारों को फिर से फॉर्म फिल करना होगा, पुनः उनके लिए एक सूची निकाली जाएगी, प्रतीकों का चिन्ह निकाला जाएगा, पुनः नए सिरे से जो है वो चुनाव स्टार्ट किया जाएगा। तो ये आप याद रखना कि निर्वाचन के दरमियान, अगर चुनाव के दरमियान किसी भी उम्मीदवार की डेथ होती है तो चुनावी प्रक्रिया को फिर से रीस्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम मतदान स्थल में प्रवेश की बात करते हैं, देखिए मतदान स्थल में प्रवेश की बात पे 2 पॉइंट्स मुझे मिले, ठीक है, पढ़ते समय। हुआ ये कि 1994 का जो नया वाला अधिनियम है जिसमें निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान लिखे गए हैं उनमें ये लिखा गया है कि मतदान अध्यक्ष निर्धारित करेगा। मतदान अध्यक्ष जो है ये मतदान स्थल में प्रवेश को निर्धारित करेगा, ये 1994 वाले में लिखा है। और 1947 वाला जो प्रावधान है उसमें जिलाधिकारी के माध्यम से ही निर्धारित किया जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा, इसके पहले मैंने आपको बताया भी है कि मतदान स्थल में जो प्रवेश होता है ये 1947 अधिनियम के माध्यम से जिलाधिकारी तय करेगा और 1994 के अधिनियम के माध्यम से मतदान अध्यक्ष निर्धारित करेगा। तो आपकी परीक्षा में अगर ये डेट लिख के आ जा रहा है, ये अधिनियम का जो सन है ये लिख के आ जा रहा है, जैसे किस अधिनियम के माध्यम से, फलाना अधिनियम के माध्यम से, तो वो चीज आप एकदम से क्लियर रहें, स्पष्ट रहें। 94 अगर मेंशन करके देता है तो मतदान अध्यक्ष निर्धारित करेगा, और अगर 1947 के अधिनियम के माध्यम से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो ये जिलाधिकारी नियुक्त करेगा, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक सा अंतर है इसको आप समझते चले। और अगर कुछ लॉजिकल सा आपकी परीक्षा में प्रश्न बन के आता है इससे रिलेटेड, तो वही होता है ना कि जो उज्ज्वला योजना का हाल हुआ था, जो लेखपाल में हुआ था, तो वो चीजें यहाँ पे कंफ्यूजन में आ सकती हैं। किस अधिनियम के माध्यम से कौन सा प्रश्न बन के आना चाहिए उनको वहां पे क्लियर मेंशन करके देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं और आपके सिलेबस में 47 भी है, 94 भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 94 अभी के लिए लेटेस्ट है, तो यहाँ से भी ये प्रश्न बन सकता है। तो 94 के माध्यम से मतदान अध्यक्ष और 47 के माध्यम से जिलाधिकारी निर्धारित करेगा, ठीक है, मतदान स्थल में प्रवेश। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है ग्राम पंचायत का संगठन कब माना जाएगा। देखिए ग्राम पंचायत का संगठन का मतलब ये है कि ग्राम पंचायत कब एकदम से अपने आप में अस्तित्व में आ जाएगा। जैसे चुनाव संपन्न हुआ तो ग्राम पंचायत का गठन कब माना जाएगा, अगर ग्राम पंचायत में 2/3 स्थान सदस्य का भर जाता है और प्रधान पद भर जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है जितने भी सदस्य हैं उसमें से 2/3 सदस्यों का चुनाव वो पद जो है भर जाता है और प्रधान का पद नियुक्त तो हो जाता है कि हाँ ये फलाने आपके यहाँ के प्रधान हैं, तो ग्राम पंचायत का गठन माना जाता है। और ग्राम पंचायत की पहली बैठक से उसका 5 साल का जो कार्यकाल है वो कैलकुलेट होता है,
ठीक है। तो इसमें दो चीजें हैं, गठन और कार्यकाल। तो जो गठन होगा वो 2/3 सदस्य जब निर्धारित हो जाएंगे और आपका प्रधान डिसाइड हो जाएगा, देन ग्राम प्रधान का गठन माना जाएगा, और गठन के पहली बैठक से आगे तक का जो 5 साल का कार्यकाल होगा वो माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप दोनों में जो गैप है, जो अंतर है, इसको समझते चलें। इसके बाद में आपका जो लास्ट टॉपिक है ये है मतों के बराबर होने की दिशा में। अगर किसी ग्राम पंचायत के चुनाव में जो प्रधान का पद है, इसमें दोनों प्रधान के जो वोट हैं वो बराबर आते हैं, तो क्या होता है, तो किस माध्यम से आपका जो चुनाव प्रक्रिया है इसको डिसाइड किया जाएगा, किस निर्णय पे पहुंचा जाएगा। तो यहां पर भी आपके ऑप्शन में कुछ लॉजिकल सा दे देगा कि लॉटरी के माध्यम से डिसाइड होगा, या फिर चुनावी प्रक्रिया पुनः स्टार्ट की जाएगी, या फिर उन दोनों में से कुछ और ऐसे टाइप के करके ऑप्शन वहां पे आपकी परीक्षा में दे सकता है। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा, अगर दो प्रधान के वोट बराबर आते हैं तो ऐसे केस में लॉटरी के माध्यम से, ठीक है, आप पर्ची निकाल के फाइनल डिसीजन निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से लिया जाएगा। ठीक है, तो निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से लास्ट में क्या होगा, एक पर्ची निकाली जाएगी, अगर वो पर्ची में उसका नाम आता है, ठीक है, कुछ भी प्रक्रिया करके जो लास्ट में पर्ची निकाली जाती है, वहां पे टॉस उछाल के कर सकते हो या पर्ची निकाल के कर सकते हो, कुछ भी करके रैंडमली जो किसी के पक्ष में वो निर्णय आता है तो उसका एक वोट अगले विपक्षी पद के प्रधान से जो है ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, और इस केस में वो वहां पे विजेता घोषित हो जाएगा, और ये प्रक्रिया जो है ये निर्वाचन अधिकारी के मौजूदगी में होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और भी कुछ चीजें यहाँ पे आपको यहाँ पे दी गई हैं, लिखी गई हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ये वीडियो जो है ये मैं काफी रिसर्च के बाद में आपके सामने ला रहा हूँ, काफी मेहनत इस पे मुझे लग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको नया जानकारी देखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक वीडियो में आपको हर एक टॉपिक जो मैंने आपको दिया है उससे हटके कुछ ना कुछ पॉइंट्स मैं आपको देता रहूंगा, जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो एक वीडियो इस पर और आएगा जिसमें हम लोग जो पंचायतें हैं उसमें आरक्षण व्यवस्था है उस पर चर्चा करेंगे, और निर्वाचन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स अगर मुझे मिलता है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।